मैंने मैंने सर आप लोगों को एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में बताया था, कैसे इमिशन और कैसे एब्जॉर्प्शन होता है। जैसे कि हमारे पास ऑलरेडी इनके पिक्चर पड़े हुए हैं सर। ये पिक्चर के बेस पे सर आप लोगों ने यहाँ पे देखा हुआ था। इस पिक्चर में आप देख रहे थे बच्चों कि किस तरीके से किसी भी कंपाउंड का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, कैसे इमिशन स्पेक्ट्रम बन रहा है और क्या क्या इसमें किस तरीके से कंडीशंस इसके केस में आती है। मैंने ये सब आपको बता दिया था, है ना। ये सब आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में बहुत बढ़िया से पढ़ा हुआ है बच्चों। उम्मीद करता हूं कि मुझे जो है आगे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है ना। सर यहाँ पे क्या हुआ था, किस तरीके से कैसे ये दोनों बने हुए थे, क्या इसका क्राइटेरिया है, कैसे ये बनता है, ये सब चीजें आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ ली। उसके बाद मैंने आपको बताई थी ये फोटोज, कुछ पिक्चर आपको दिखाई थी बच्चों। यहाँ पे कौन सा आपका कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा है, कौन सा आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है सर। ये सब मैंने आप लोगों को वैसे भी बता दिया था, जाके आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं हो रही थी, है ना सर। ये सब आप लोगों ने बच्चों पहले से पढ़ा हुआ है और मैंने कल के लेक्चर में आप लोगों को सारे बच्चों को बढ़िया से पढ़ाया था और मुझे लगता है कि सारे के सारे स्टूडेंट ने इसको बहुत अच्छे से रिविजन किया होगा, है ना। कि इसको बच्चों आप लोगों ने बहुत अच्छे से क्या किया होगा सर, इसको रिवीजन किया होगा, कोई भी दिक्कत किसी को नहीं हुई होगी, है ना। ओके, तो सर आज एक नए टॉपिक को स्टार्ट करने चलते हैं। नया टॉपिक सर ये है क्या, क्या इसकी क्राइटेरिया है, कैसे ये है, किस तरीके से बनता है, इसके बारे में समझते हैं। देखो मैंने आप लोगों को एब्जॉर्प्शन और इमिशन दो टाइप के स्पेक्ट्रा आपको बताए थे बच्चों। तो सर उनमें से मैंने आपको बताया था किसी भी एटम का एक बढ़िया सा पिक्चर अगर आप लेना चाहते हैं तो बढ़िया पिक्चर आपको मैंने बताया था इमिशन स्पेक्ट्रा एक बढ़िया होता है। इमिशन स्पेक्ट्रा एक बढ़िया वाला स्पेक्ट्रा होता है जिससे हम किसी भी एटम का बढ़िया से पिक्चर ले सकते हैं। तो सर हमें अब आगे स्टडी करनी है इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। एक्चुअली क्या हुआ ना, इस चैप्टर में हमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम के बारे में ही स्टडी करनी होती है। तो सर यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब आप बोलेंगे सर आप हाइड्रोजन का इमिशन स्पेक्ट्रा क्यों पढ़ रहे हैं। आप बोल रहे होंगे सर हाइड्रोजन का इमिशन स्पेक्ट्रा ही क्यों पढ़ रहे होंगे। बच्चों इमिशन स्पेक्ट्रा हम हाइड्रोजन का इसलिए पढ़ रहे हैं, हम लोग हाइड्रोजन का इमिशन स्पेक्ट्रा इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इमिशन स्पेक्ट्रा से किसी भी एटम का एक बहुत बढ़िया सा स्पेक्ट्रा, बहुत बढ़िया फोटोज आती है उसके अंदर क्या क्या, क्योंकि वो एक परफेक्ट स्पेक्ट्रा है। किसी चीज को अगर आप डिटरमाइन करना चाहते हैं तो वहां पे बहुत बढ़िया आपको जो है पता लगता है। अब हुआ क्या, इमिशन स्पेक्ट्रा में इन्होंने क्या किया बच्चों, इन्होंने क्या किया, सपोज किसी जो है एक डिस्चार्ज ट्यूब ऐसे ले लिया। इन्होंने क्या किया बच्चों, ऐसे इस तरीके से एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया। मैं डिस्चार्ज ट्यूब को ऐसे बना देता हूं आप लोगों के सामने, देखिए बच्चों इन्होंने यहाँ पे क्या किया सर, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया। एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, ये ट्यूब के अंदर इन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन गैस को फिल कर दिया। सर इस ट्यूब के अंदर कौन सी गैस फिल कर दी, H2 गैस को फिल कर दी। और यहां से इसको क्या कर दिया, इमिशन स्पेक्ट्रा को क्या करते हैं सर, ऐसे बैटरी से ज्वाइन करते हैं या नहीं करते हैं बताओ। बताया था ना, इमिशन स्पेक्ट्रा में क्या करते हैं, हम उस गैस को क्या करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। मैंने कल भी बताया था, आज के लेक्चर में भी मैं उसी बात को दोबारा जो है रिपीट कर रहा हूं कि हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से कोई ट्यूब हमने लिया था और इसमें हमने हाइड्रोजन गैस को भर दिया और गैस का जो प्रेशर है वो बहुत कम कर दिया था, लो प्रेशर कर दिया था। कहने का मतलब ये है कि 10⁻⁻² atm की अप्रोक्सीमेट मैंने यहाँ पे क्या कर दिया बच्चों, प्रेशर को कर दिया, है ना। अब देखो क्या होता है, अब हमने क्या किया, यहां से जैसे ये गैस को इस तरीके से हमने एग्जामिन किया, इस तरीके से इसको जो है कंट्रोल किया और इसके प्रेशर को बहुत कम कर दिया और यहां से क्या किया, इस गैस से कुछ रेडिएशन बाहर निकाली। सर इस गैस से हमने क्या किया, कुछ रेडिएशन ऐसे इस तरीके से करके बाहर निकाली और सर यहाँ से कुछ रेडिएशन ऐसे ऐसे करके बाहर निकाली। और बाहर निकालने के बाद हमने क्या किया सर, उस रेडिएशन को किस पे हमने टकराया, हमने सर किस पे टकरा दिया उसको, हमने बच्चों उसको जो है प्रिज्म पे टकरा दिया, है ना। सर जब प्रिज्म पे अगर आप लोग इसको टकराते हैं ना,
प्रिज्म पे आपने क्या किया सर, रिफ्लेक्ट किया इसको। बात समझ में आ रही ना, किसी को कोई डाउट तो नहीं आ रहा ना यहाँ तक? मैंने सब बहुत बढ़िया से आपको पढ़ाया हुआ है, कल आपको सब पढ़ाया ही है ना सर। यहाँ से हाइड्रोजन गैस को क्या किया, इस तरीके से हाइड्रोजन गैस से जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को बाहर निकाला और उनको रिफ्लेक्ट करा दिया। क्या रिफ्लेक्ट करा दिया, किस पे, प्रिज्म से रिफ्लेक्ट कराया। और रिफ्लेक्ट कराने के बाद बच्चों हमें एक फोटोग्राफिक प्लेट मिली थी। वो फोटोग्राफिक प्लेट बड़ी अजीब तरीके से मिली थी। मेन बात ये है, एक फोटोग्राफिक प्लेट मिली थी सर। वो जो फोटोग्राफिक प्लेट थी ना सर, वो फोटोग्राफिक प्लेट जो है बड़ी अजीब टाइप की मिली थी। अब आप बोलेंगे सर वो कौन सी फोटोग्राफिक प्लेट थी? वो कुछ ऐसे फोटोग्राफिक प्लेट थी। इधर देखो बच्चों, इस तरीके से फोटोग्राफिक प्लेट थी। और इस फोटोग्राफिक प्लेट को जब देखा गया ना, साइंटिस्ट ने जब देखा ना, तो इस पे कुछ अलग सी ऐसी अलग अलग टाइप की लाइनें ऐसी आ रही थी, ऐसी ऐसी लाइन आ रही थी। अब जब ऐसी लाइन आ रही थी तो सब लोग बड़े कंफ्यूज हो गए थे। सब लोग सर क्या हो गए थे, बड़े कंफ्यूज हो गए थे। सब लोगों को किसी को पता ही नहीं लगा कि भाई ये लाइन कैसे आ रही है, किस तरीके से बन रही है, इस लाइन का क्या मीनिंग है। बड़ा कंफ्यूजन आ गया था सर, किसी को पता ही नहीं लगा कि बहुत सारे लोग काफी सालों तक जो है इस पे चर्चा होती रही। ठीक है ना। तो सर ये चर्चा क्या थी, आइए पहले सर इसके बारे में देखिए। इन्होंने क्या किया, व्हेन ए हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट ऑन ए डिस्चार्ज ट्यूब, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस को रखा गया, पास थ्रू ए हाई वोल्टेज लो प्रेशर, हाई वोल्टेज इसको पास करवाया और प्रेशर को लो रखा। द रेडिएशन इमिटेड पास थ्रू स्पेक्ट्रोमीटर एंड हीट स्पेक्ट्रम इज ऑप्टिमल। स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब यही हो गया कि आपने क्या कराया, प्रिज्म से पास कराया और उसका एक स्पेक्ट्रम जो है ऑब्टेन हुआ। स्पेक्ट्रम यही है, जो ये स्पेक्ट्रा है ना, इसी को स्पेक्ट्रम बोल रहा है। ठीक है ना। एक फोटोग्राफिक प्लेट आपको मिल रही है, ये फोटोग्राफिक प्लेट है। तो उसमें क्या दिखाएगा, हाइड्रोजन गैस कंटेन सेवरल लाइंस नोन एज द सीरीज। तो हाइड्रोजन गैस इस फोटोग्राफिक प्लेट में ये दिख रहा था कि हाइड्रोजन गैस में सर, ठीक है ना, बहुत सारी लाइनें दिख रही थी। और इन लाइन के बारे में किसी को पता ही नहीं लगा कि एक्चुअल में ये लाइनें क्या है, किस तरीके से ये लाइन है। ठीक है ना। इसमें जो है सर बहुत सारी लाइन दिख रही थी। मैं आपको बता देता हूँ सर इसमें क्या हो रहा था, बहुत सारी लाइन दिख रही थी। अब इन लाइन के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं लग रहा था। ठीक है ना सर। यहाँ पे आपने देखा कि बच्चों की इस तरीके से इसमें बहुत सारी लाइन दिख रही थी और इस लाइन का कुछ पता ही नहीं लग रहा था। बात समझ में आ रही ना बच्चों, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ? हाँ या ना बोलो पहले, से यस और नो। मैं क्या बता रहा हूँ आप लोगों को, ये बात तो पता तो लग रही है ना, सर ने क्या बोला है ना। अब देखो सर, यहाँ पे देखो, मैंने आपको बताया हाइड्रोजन गैस से बच्चों अलग अलग टाइप की लाइनें दिख रही थी। उन लाइन के बारे में किसी को पता नहीं लगा। अब ये क्या हुआ, अब जरा ध्यान से देखो रे बच्चों। तो सर यहाँ पे इन्होंने क्या किया, सर यहाँ पे क्या हुआ कि सर यहाँ पे ऐसे कुछ एक प्लेट ऐसे दिखी थी। एक ऐसी फोटोग्राफिक प्लेट हमें पता लगी जब हमने उसका क्या किया, स्पेक्ट्रा बनाया था ना। तो ये स्पेक्ट्रा आपको अपनी कॉपी में बनाना है, समझ रहे हैं ना। तो ऐसी कुछ ऐसा स्पेक्ट्रा ऐसा दिख रहा था, ये देखो ऐसी लाइन आ रही थी इस तरीके से, ऐसी ऐसी लाइन आ रही थी सर। और सर इन्होंने ये बताया कि ये लाइन जो है, ये लाइन जो है सबसे पहले, उसके बाद बहुत सालों तक सर इस पे क्या किया गया, इस पे स्टडी की गई। स्टडी करने के बाद सर काफी मेहनत जब इस पे लगी, मेहनत करने के बाद उसके बाद बहुत सारे लोगों ने जो है इस पे देखा कि सर ये लाइन क्या थी, और सब लोगों ने इस पे जो है स्टडी करने की कोशिश की। जब सब लोगों ने सर यहाँ पे स्टडी करने की कोशिश की, तो स्टडी करने के बाद जो है सर यहाँ पे इस लाइनों का ऑब्जर्वेशन धीरे धीरे मिलना शुरू हो गया। सर इस लाइन का ऑब्जर्वेशन क्या मिला, तो देखो एक तो ये पहली लाइन है, ये पहली लाइन यहाँ पे मिली, दूसरी लाइन यहाँ पे मिली, तीसरी लाइन यहाँ पे मिली, चौथी लाइन ऐसे मिली, पांचवी लाइन ऐसे मिली, ऐसे लाइन मिलती गई। ठीक है ना। एक और भी लाइन होती है। तो सर ये जो लाइन मिली थी ना, इन लाइन की बच्चों अलग अलग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी थी। ये लाइन कैसे मिली बच्चों, मैंने आपको बताया हाइड्रोजन एटम का क्या किया गया, इमिशन स्पेक्ट्रा लिया गया। जब इमिशन स्पेक्ट्रा को बनाया गया तो उसमें देखा गया कि यहाँ पे बहुत सारी लाइनें ऑब्जर्व हो रही है।
ये जो बहुत सारी लाइन है, बहुत सारे साइंटिस्ट को कई सालों तक यही कंफ्यूजन रहा कि ये लाइन क्या आई, कोई नॉलेज ही नहीं हुआ। तो सर इन्होंने कहा ये अलग अलग रीजन की ये सब लाइनें, इन्होंने कहा ये सब जो है इनकी जो है जो फ्रीक्वेंसी होती है डिफरेंट वेवलेंथ, ऐसे लिखता हूं, ये जो लाइन है ये सर डिफरेंट वेवलेंथ एंड डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की लाइन है। सर ये जो लाइनें है ना, ये बच्चों डिफरेंट वेवलेंथ और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की लाइन है। इन लाइनों की वेवलेंथ भी अलग अलग है, फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग है। तो सबसे पहले जो लाइन थी ना बच्चों, उस लाइन को एक साइंटिस्ट ने देखा था जिसका नाम था, जो सबसे पहले जो दूसरे नंबर की लाइन थी ना, सेकंड नंबर की लाइन देखी। सबसे पहले कौन से नंबर की लाइन देखी? सेकंड नंबर की लाइन देखी। सेकंड नंबर की जो लाइन थी ना, वो आपके कौन से रीजन में दिख रही थी? विजिबल रीजन में दिख रही थी, ठीक है ना। सेकंड नंबर की जो लाइन थी ना सर, वो आपको कौन से रीजन में दिख रही थी? विजिबल रीजन में दिख रही थी। और विजिबल रीजन में सबसे पहले, विजिबल रीजन में क्यों दिख रही थी? विजिबल रीजन मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चों, विजिबल रीजन उस रीजन को बोला जाता है ना जिस रीजन में आप एक दूसरे को देख सकते हैं, है ना। मैंने पहले भी पढ़ाया है ना ये बात, विजिबल रीजन में आप अगर मुझे देख रहे हैं तो बच्चों आप मुझे कैसे देख रहे हैं? आप लोग मुझे खुद बताओ, आप मुझे कैसे देख रहे हैं? आप मुझे विजिबल रीजन में ही तो देख रहे हैं। जाहिर सी बात है सर, आप मुझे विजिबल रीजन में देख रहे हैं, है ना। और आप कोई भी रीजन में एक दूसरे को अगर देख रहे हैं ना सर, तो वो आपका विजिबल रीजन होता है। तो एक साइंटिस्ट हुए थे जिसका नाम था बामर, एक साइंटिस्ट हुए थे सर जिनका नाम था बामर। तो बामर नाम के साइंटिस्ट ने सर, बामर नाम के साइंटिस्ट ने बच्चों सबसे पहले जो है विजिबल रीजन की लाइन देखी थी। और विजिबल रीजन की जो लाइन थी ना, वो दूसरे सेकंड रीजन में थी। यहाँ पे ये क्या है सर? रीजन लिखे हुए हैं मैंने। बामर नाम के साइंटिस्ट ने सर जो सबसे पहले नंबर की जो लाइन देखी थी ना, सेकंड रीजन की लाइन देखी थी, उन्होंने बामर लाइन, ये लाइन देखी। तो उन्होंने अपने नाम से इस लाइन को क्या बोल दिया? आज तक इस लाइन को बामर लाइन के नाम से जानते हैं। सबसे पहली लाइन कौन सी दिखी थी बच्चों? किस लाइन का ऑब्जर्वेशन मिला था? बामर। बामर नाम के साइंटिस्ट ने जो है इसको देखा था, और उसी के नाम से इसको हम लोग आज भी पढ़ते हैं, बामर सीरीज या बामर लाइन के नाम से पढ़ते हैं, ठीक है ना। उसके बाद पहले नंबर की लाइन देखी थी, ठीक है ना। और पहले नंबर की जो लाइन देखी थी ना सर, ये लाइमन नाम के साइंटिस्ट ने देखी थी। और ये जो लाइन देखी थी सर, ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में देखी थी। समझ रहे हैं ना सर? ये कौन से रीजन में देखी थी? अल्ट्रा वायलेट रीजन में देखी थी, ठीक है ना। अब लाइमन के बाद जो है फिर आपको जो है पास्चन नाम के तीसरे रीजन की लाइन जो देखी थी, वो पास्चन नाम के साइंटिस्ट ने देखी थी। और इसको हमने किस रीजन में देखा था? IR, इंफ्रारेड रीजन में देखा था, ठीक है ना बच्चों। कौन से रीजन में देखा था सर इसको? इंफ्रारेड रीजन में देखा था, ठीक है ना, IR रीजन में। तो आज तक दुनिया में हम लोग इस लाइन को भी आज तक हम पास्चन सीरीज के नाम से जानते हैं। और चौथे लाइन को ब्रेकेट नाम की साइंटिस्ट ने देखी। और पांचवें नाम को जो है फुंट नाम की, पी साइलेंट है, तो फुंट नाम की साइंटिस्ट ने देखी थी। तो ये सारी की सारी लाइन है IR रीजन में देखी। एक और लाइन देखी थी, हम्परी लाइन देखी थी। हम्परी लाइन आपका जो है इसी के अंदर आ जाता है, IR रीजन के ही, पास्चन के ही अंदर आ जाता है, पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। अब आपको ये कॉपी में बनाना है। तो मैंने आपको बताया ये आपको नीट जेई में पूछा जाता है। नीट जेई में क्या पूछा जाता है मैं अभी बताता हूँ। ये आपको नीट जेई में पूछा जाएगा। तो देखो मैंने ये जो डायग्राम बनाया था, वीडियो आपका रिकॉर्ड हो रहा है बच्चों। रिकॉर्डेड वीडियो को आप जो है बिल्कुल वीडियोग्राफी से देख सकते हैं। वीडियोग्राफी आपको जो है रिकॉर्डेड वीडियो से आप देख सकते हैं। देखो ये लाइन मिली थी, ये लाइन, सब ये लाइन के बारे में सर, है ना। हाँ, तो सर ये लाइन के बारे में सर मैंने यहाँ पे बताया है। देखो बच्चों, पहले नंबर की जो लाइन थी N1 रीजन में मिल रही थी, तो अल्ट्रा वायलेट, तो लाइमन सीरीज, तो लाइमन नाम के साइंटिस्ट ने उस रीजन, उस लाइन को ढूंढा था ना। तो मैं यहाँ पे ऐसे भी बना सकता हूँ, देखो ये ऐसा ही सीरीज मैंने बनाया था आपके सामने। तो देखिए ये ऐसे वन ऐसे दिखा सकते हैं,
ऐसी लाइन आपको दिख रही थी ना, तो सर ये पहले वाली लाइन कौन सी है? ये लाइमन लाइन है, ये फर्स्ट वाली रीजन, जो फर्स्ट वाली लाइन है ना, क्योंकि सर ये लाइमन नाम के साइंटिस्ट ने इसको ढूंढा था, तो इसलिए हम लोग इसको आज तक भी इसको लाइमन सीरीज के नाम से बोलते हैं। दूसरे नंबर की जो लाइन थी ना सर, तो दूसरे नंबर की जो लाइन थी ना सर, उसको बामर नाम के साइंटिस्ट ने ढूंढी थी, और उसको हम क्या बोलते हैं? विजिबल रीजन में ढूंढते हैं। ये सेकंड रीजन की लाइन है, बामर सीरीज है, ये समझ रहे हैं ना, बामर सीरीज। आपको बोला नीट जेई में यही पूछा जाता है बच्चों, नीट और जेई में कई बार ऐसा क्वेश्चन आ गया है, नीट जेई में सर कई बार ऐसा क्वेश्चन आ गया है कि जो लाइमन सीरीज है वो कौन से रीजन में मिलती है, तो आपको बताना है अल्ट्रावायलेट में। कई बार पूछा गया है बामर सीरीज कौन से रीजन में मिलती है, समझ रहे हैं ना, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है जरूर एग्जाम में, तो वहां पे आपको ये बताना होता है कि कौन सी सीरीज में ये मिलता है। पास्सन जो लाइन होती है ना सर, ये कौन से रीजन में, जो तीसरे नंबर की लाइन थी वो पास्सन थी, ये इंफ्रारेड में मिली थी। चौथे नंबर की जो लाइन थी सर, ये आपकी ब्रैकेट लाइन थी सर, ये भी इंफ्रारेड में मिली थी, फोर्थ रीजन आपको दिखा रहा है। और पांचवें नंबर की फुंट लाइन थी, और ये सर आपका इंफ्रारेड रीजन में ही मिलती थी। तो ये आपको नीट जेई में पूछा जाएगा यहां से क्वेश्चन बच्चों, है ना। तो आपको अब देखो, अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे एक तो N1 तो दे दिया, N2 क्या होगा? एक बात मुझे बताओ बच्चों, N2 क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना बच्चों। N2 क्या होगा स्वामिनी, है ना? स्वामिनी कहाँ खोई हो? माइक चल रहा आपका सर। जो आपका जो है, ये आपको मैं कह रहा था कि सर यहाँ पे N2 ये क्या है? आप बोलेंगे सर ये N2 क्या है? एक बात मुझे बताओ बच्चों, मैं इसको मिटा रहा हूं, देखो एक बात मुझे बताओ, सपोज ये कोई ग्राउंड स्टेट है, ये ग्राउंड स्टेट है, मैंने कहा किसी एलिमेंट का ये ग्राउंड स्टेट है, इसका N1 की वैल्यू तो आपने कहा ये फर्स्ट रीजन में मिल रहा है ना, ये इसका ग्राउंड स्टेट है बच्चों। आप मुझे बताओ, अब यहां से ये थोड़ी सी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये है, ये पहली लाइन जो है यहां से मिल रहा है, तो ये N1 से पहले सीधे कहाँ जाएगा? आप मुझे बताओ, N इज इक्वल टू 2 रीजन, N2 2 में जाएगा नहीं जाएगा बताओ? अरे बताओ तो सही, N इज इक्वल टू 2 में हाँ, हाँ जी सर रिपीट कीजिए। रिपीट कर रहा हूँ बेटा, सुनो। मैं आपसे ये कह रहा हूं बच्चों, आप मुझे एक बात बताओ, ये लाइन आपका ग्राउंड स्टेट में है N1, मान के चलो, ये लाइमन सीरीज की बात कर रहा हूँ, लाइमन सीरीज का ग्राउंड स्टेट 1 है, बामर सीरीज का 2 है, पास्सन का 3rd है, ब्रैकेट का 4 है, और फुंड का 5 है ग्राउंड स्टेट, है ना। आप मुझे एक बात बताओ बच्चों, आप मुझे खुद से एक चीज बताओ, है ना। अच्छा ठीक है, कर रहे हैं, सुनो 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 सुनो। अब मुझे एक बात बताओ, अगर कोई एलिमेंट यहाँ पे इसके ग्राउंड स्टेट में है, ये कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को जब एब्जॉर्ब करेगा, कुछ एनर्जी एच न्यू लाइट को जब एब्जॉर्ब करेगा, तो ये अपने हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा ना सर, ये हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा ना, तो इसके लिए ये N से N2 क्या हो गया? ये N2 क्या हो गया? ये 2 हो गया। हो सकता है बच्चों ये यहां से यहां भी तो जा सकता है, 3rd लेवल में भी तो जा सकता है, हो सकता है बच्चों ये यहां से कहां जा सकता है? 4th लेवल में भी तो जा सकता है, जा सकता है या नहीं जा सकता? आप मुझे बताओ। तो ये हम ये बोलेंगे लाइमन सीरीज के लिए अगर N1 1 है, तो N2 इसका 2 3 4 होगा नहीं होगा? आप मुझे खुद बताओ यार बच्चों, है ना सर, यही होगा नहीं होगा? आ गया ना ऐश्वर्या समझ में? आप आ गया ना ऐश्वर्या समझ में? डाउट ऐश्वर्या का ही रह रहा है तो, लेकिन आया नहीं आया बेटा, जल्दी बोल, फिर समय होता है। कौन सा सीरीज वाला कंसेप्ट कह रही है? ऑडियो मैसेज कर यार जल्दी से बेटा, ऑडियो मैसेज करके बोल क्या बोल रही है, जल्दी को, टाइम हो रहा है। ये सीरीज ही तो बता रहा हूं मैं, N2 का कंसेप्ट कह रही है, N2 का कंसेप्ट यहाँ पे देखो,
N2 का बोल रहा हूं ना, देखो अगर मान के चलो आपने कहा सर लाइमन्स रीज के लिए रीजन ग्राउंड स्टेट के N1 है ना, अब आप क्या बोलेंगे सर, अब आप क्या बोलेंगे, इसके बाद ये अगर थोड़ी सी अमाउंट ऑफ एनर्जी को ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर थोड़ा सा एब्जॉर्ब करेगा तो कहाँ जाएगा, अपनी हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। अब अपनी हायर एनर्जी लेवल में जाएगा तो पहली जो फर्स्ट हायर एनर्जी लेवल है वो 2 वाला ही है, हो सकता है वो यहां से इधर जाए थर्ड वाले लेवल में चला जाए, हो सकता है वो यहां से इधर जाए तो फोर्थ वाले लेवल में चला जाए। जा सकता है या नहीं जा सकता, आप लोग मुझे खुद बताओ बच्चों कि यहां से यहां जा सकता है या नहीं जा सकता, आप बताओ, है ना। तो मैं आपसे यही तो कह रहा हूं यार बच्चों, मैं आपसे यही तो कह रहा हूं कि अगर इसका N1 1 है तो उसका वो ऊपर वाला जो लेवल होगा ना, ऊपर वाला जो लेवल होगा ना, ये यहां से N2 ये सेकंड में भी जा सकता है, सेकंड में भी जा सकता है, थर्ड में भी जा सकता है, फोर्थ में भी जा सकता है ना। अब ऐसी अगर इसका लेवल ग्राउंड स्टेट इसका अगर सेकंड है तो ये सबसे पहले कहां जाएगा, थर्ड वाले में जाएगा N2, फिर फोर्थ वाले में जाएगा, फिर फिफ्थ वाले में जाएगा। इसके लिए सर अगर थर्ड है तो ये फिर सबसे पहले कहां जाएगा, थर्ड से कहां जाएगा, सीधे फोर्थ में जाएगा, है ना, और फिर थर्ड से कहां जाएगा, फिफ्थ में जाएगा, फिर सिक्स में जाएगा, सेवंथ में जाएगा, ऐसे ही 4 से 5 में जाएगा एंड सो ऑन, जाते रहेगा ना बच्चों। तो कहने का ये मतलब है, सुनो जी थोड़ा सा बढ़िया से सुनो बच्चों, थोड़ा सुनो 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 सुनो। N2 का मतलब होता है कि सेकेंड एनर्जी लेवल, सेकेंड लेवल, उसके बाद आने वाला लेवल, समझ रहे ना, उसके बाद आने वाला लेवल आपका N2 होगा, समझ रहे हैं ना, उसके बाद जो लेवल होगा दैट इज द N2। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, ओके। सुनो जी, अब मैं आप लोगों को इसमें एक बात बता देता हूं सर, इसमें मैं आप लोगों को एक बात और बता देता हूं बच्चों कि क्या इसका कंसेप्ट है और कैसे, सर क्या इसका कंसेप्ट है और कैसे इसमें बनेगा, जरा ध्यान से सुनिए। अब सर आपने ये बोला तो अब देखो मैंने आपको बोला अगर n इजिकल टू 1 से n इजिकल टू 1 से n इजिकल टू 2 के लेवल पे जा रहा है तो ये यहां से यहां जाएगा नहीं जाएगा, बोलो आप मुझे बताओ। तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो N1 से कहां गया, N2 तक गया नहीं गया, बोलो N1 से कहां गया, N2 तक गया नहीं गया, आप बताओ। हाँ हाँ होने चाहिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप डॉट डॉट का मतलब है, ये तो एक सिंपल मैथमेटिक है बेटा, 6 7 8 9 के तो डॉट डॉट का मतलब क्या है कि आगे तक बढ़ता रहेगा ना अमृता, बेटा आगे तक बढ़ता रहेगा, डॉट डॉट का मतलब आगे तक बढ़ता रहेगा, डॉट डॉट का मतलब आगे तक बढ़ता रहेगा, यही तो बोल रहे हैं, ये तो अंडरस्टूड है खुद ही। अब देखो कोई इलेक्ट्रॉन, ध्यान से इधर देखो, पहले मेरी बातों को सुनो बच्चों, N1 से लेके मैंने आपको बताया बच्चों N2 तक आपका इलेक्ट्रॉन जा रहा है, समझ रहे हैं ना। N1 से लेके सर कहां तक जा रहा है बच्चों, N2 तक मैंने कहा आपको कि आपका इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, N1 से लेके सर N2 तक आपके पास जा रहा है। तो आप ये बोलेंगे ना कि N1 से लेके बच्चों, आप ये बोलेंगे यहाँ पे कि आपका इलेक्ट्रॉन N1 से N2 तक गया ना, तो मैं इसको ये बोलूंगा ये N1 से N2 तक का ट्रांजिशन हुआ है। क्या बोला मैंने, तो इसको मैं अगर अपनी एक थ्योरेटिकल लैंग्वेज में बोलूंगा, कोई इलेक्ट्रॉन, जरा ध्यान से सुनो भाई, जरा ध्यान से सुनो, ये कॉपी में नोट करना है सब। हाँ हाँ सीरीज 6 की लाइन, हाँ हाँ है ना, है कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ गौरी, अगर मैं कोई कहूंगा सर, मैं अगर आपसे बच्चों कोई बोलूंगा कि N1 से लेके, अगर मैं, ठीक है ना, अगर मैं आपसे ये कहूंगा कि सर कोई इलेक्ट्रॉन अगर N1 से N2 तक जा रहा है, N1 से N2 तक जा रहा है, तो मैं उसको ऐसे दिखाता हूँ, एक करो ऐसे लगाता हूँ N1 से N2, तो मैं ऐसा बोलता हूँ इस इलेक्ट्रॉन के लिए N1 से N2 तक का ट्रांजिशन हुआ है, N1 से N2 तक का ट्रांजिशन। अगर कोई
N2 लेवल से N4 लेवल पे सीधे जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन N2 लेवल से N4 लेवल तक सीधे जा रहा है, तो मैं उसको बोलता हूं N2 से N4 का ट्रांजिशन हुआ है। मैं उसको ये बोलूंगा बच्चों N2 से N4 लेवल का ट्रांजिशन हुआ है, उसको मैं ऐसे आपके सामने इंडिकेट करूंगा, ठीक है ना। डेफिनेशन नहीं है बेटा, ये मैं एक्स्ट्रा पॉइंट समझा रहा हूं समझने के लिए, समझ रहे हैं ना, एक्स्ट्रा पॉइंट समझा रहा हूं मैं समझने के लिए, ये कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, समझ रहे हैं ना। ओके, दूसरी बात इधर सुनो जी, दूसरी बात इधर सुनो जी, है ना, दूसरी बात सुनो। फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम N1 ऑलवेज 1 के इक्विवेलेंट होता है। ग्राउंड स्टेट जो होता है ना, जो ग्राउंड स्टेट होता है ना बच्चों हाइड्रोजन एटम के लिए, ये आपको याद रखना है, हाइड्रोजन एटम के लिए ग्राउंड स्टेट ऑलवेज 1 के इक्विवेलेंट होगा। बात समझ में आ रही क्या। दूसरा पॉइंट देखो, आज बहुत सारे बच्चे, देखिए आप लोग देखिए, आज बहुत सारे बच्चे क्लास में आए हैं। बच्चों आप लोगों को क्लास में हमेशा ऐसे ही आना है, क्योंकि अब देखो ये लॉकडाउन और ये कोरोना, ये सब जो है बहुत दिक्कत है, हो सकता है पता नहीं ये कब तक चलता रहेगा, तो ऑनलाइन भी चले तो आपको ऑनलाइन पूरा पर डे क्लास में आना है, ताकि आपका सिलेबस बढ़िया से, क्योंकि देखो एग्जाम तो होने ही है, हर साल प्रमोट तो होगा नहीं। आईआईटी जेई और मेडिकल का एग्जाम तो बच्चों इस साल भी प्रमोट नहीं हो रहा है, आप लोगों को पता है ना, इस साल भी प्रमोट थोड़े ना होता है, वो तो बोर्ड एग्जामिनेशन हो रहे थे प्रमोट, सीटी का एग्जाम जो है प्रमोट नहीं होगा बच्चों। तो इसलिए आप लोगों को हमेशा क्लास में आना है, क्लास पढ़ना ही है, चाहे ऑनलाइन चले या ऑफलाइन चले। तो ऑनलाइन है तो उसको मजाक में मत लीजिए, मान के चलो आपका ऑनलाइन जो है, देखो कब तक, मैं सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल रहा हूँ अक्टूबर तक चलेगा, तो अक्टूबर तक तो मैं यहाँ पे हम लोग काफी सिलेबस खत्म कर देंगे ना आपका। आप मुझे बताओ बच्चों, अक्टूबर तक तो हम लोग काफी सिलेबस पढ़ा लेंगे ना, तो क्या आप अक्टूबर के बाद आपको क्या लगता है, क्या हम फिर से शुरुआत कैसे करेंगे, नहीं कर सकते ना, क्योंकि अक्टूबर तक तो बहुत सारे चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि आपको 12th का भी तो पढ़ना है। तो इसलिए बच्चों आपको हमेशा एक बात ध्यान रखना, पर डे क्लास में आना है। हाँ अगर आप बोलो सर समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बोलिए, उसको दोबारा समझाया जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। सिलेबस क्योंकि आईआईटी जेई मेडिकल सीटी और बोर्ड का भी जो है काफी ज्यादा होता है, तो इतने सिलेबस को अब मान के चलिए अक्टूबर के बाद तुम आओगे, फिर दिवाली की छुट्टियां पड़ दी है 10-12 दिन की, तो उसके बाद कोई ऐसे क्या होता है, उसके बाद आप बोलेंगे फिर ऐसे नया साल आ जाता है, फिर आप बोलेंगे सर जो है अब बताओ, उसके बाद नया सेशन, नेक्स्ट ईयर का सेशन भी शुरू होता है, आपके 12th का सेशन शुरू होगा, तो आप बोलेंगे सर पुराना सेशन। बच्चों अगर जो बच्चा 11th अच्छे से नहीं पढ़ेगा ना, उसको 12th कहाँ से आएगा समझ में, बिल्कुल भी नहीं आ सकता है, समझ रहे हैं ना। वो हम लोग यही कह रहे हैं, ऐश्वर्या को ये टेबल अभी तक भी समझ में नहीं आया यार, ये कैसे बात कर रही हो बेटा आप, कैसे ही समझ में नहीं आया, है ना। ऐश्वर्या ये टेबल नहीं आया बेटा समझ में। तो आपसे यही कह रहे हैं बच्चों, आप पर डे जो है क्लास में आइए। अरे ये टेबल कहाँ से आई, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इस टेबल के बारे में यही तो कह रहा हूँ। संदीप आ रहा ना बेटा समझ में, ये टेबल कहाँ से आई थी। अथर्व समझ में आ रहा है बेटा, अथर्व ये टेबल का पता लग गया कहाँ से आई है। संदीप को समझ में आया, अथर्व ये समझ में आ गया बेटा। हाँ सर। ओके ओके, अच्छा ये N1 N2 मैं वही तो समझा रहा हूँ यार, N1 N2 का मतलब ये हो गया, ये N1 का मतलब हो गया ग्राउंड स्टेट में। अरे यार इतना, ये तो जाहिर सी बात है, ये तो एक लॉजिक और सिंपल सा माइंड है सर। N1 का मतलब पहले लेवल में, देखो ऋषिकेश पाटिल को भी आ गया, सभी को आ रहा है, मैथिली को भी आ गया, संदीप को भी आ गया। N1 का मतलब फर्स्ट लेवल है, N2 का मतलब सेकंड लेवल, है ना।
N2 का मतलब मान के चलो आपके पास ये N1 फर्स्ट लेवल है। अब मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक जा रहा है, तो ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा तो ये इसके लिए N2 हो जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा तो ये भी तो सेकंड लेवल ही हो सकता है, तो ये थर्ड वाला आ जाएगा। मतलब अपने बाद इसके बाद यहां जा रहा है तो ये 4 भी हो सकता है, तो ये N2 में ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये किसी भी लेवल में इलेक्ट्रॉन जा सकता है ना। यही तो पढ़ा रहा हूं मैं, यही तो बता रहा हूं बेटा, ये तो बड़ा आसान है। आप थोड़ा घर में अच्छे से मेहनत करो, समझ रहे हैं ना। सूर्य थोड़ा सा अच्छे से मेहनत करो बेटा, तुम घर में थोड़ा दो बार रिपीट करो लेक्चर को। हमेशा घर जाके दो बार रिपीट करो। आप समझ रही हो, ये दिक्कत कर, देखो आपको लेट में आया तो आप कह रही हो सेकंड वाला ग्राउंड लेवल, मतलब अब दूसरे वाले के लिए, अच्छा ये वाला, अच्छा देखो इधर देखो, अब सेकंड वाले के लिए देखो, सेकंड वाले के ग्राउंड लेवल का मतलब क्या बोल रहा हूं, देखो अब देखो इस वाले के लिए, बामर सीरीज के लिए देखो क्या है, वो आपको बामर सीरीज बोलेगा, आपको N1 N2 पता होना चाहिए। देखो ये आपका N1 है, ये आपका 1 लेवल है, ये आपका सेकंड लेवल है, ये आपका थर्ड लेवल है, ये आपका फोर्थ लेवल है। अब देखो, अब बामर सीरीज ये है ना, बामर सीरीज की लाइन जो है सेकंड रीजन में पाई जा रही है यहाँ से। तो इलेक्ट्रॉन यहां से या तो इधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहां से इधर जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, तो यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे N2 इसके लिए क्या आएगा, पहला तो आपका थर्ड वाला आ जाएगा, फिर फोर्थ वाला आएगा, हो सकता है एक और अगर लाइन इधर जाएगी फिर 5 वाला आएगा। यही तो पढ़ा रहा हूं मैं, अरे बेटा यही तो पढ़ा रहा हूं मैं। फर्स्ट क्यों होगा, बामर का फर्स्ट से कोई मतलब थोड़े ना है, बामर का 1 से मतलब थोड़े ना है, बामर का तो सीधे 2 से स्टार्ट हो रहा है। पास्टन का सेकंड से थोड़े ना स्टार्ट, पास्टन का तो सर थर्ड से स्टार्ट हो रहा है, ब्रैकेट का थर्ड से थोड़े ना स्टार्ट है, इसका तो फोर्थ से है ना। यही तो बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अब ट्रांजिशन समझ में आ गया ना। इस लेक्चर को मैंने आपको बोला कि आपको घर में 2 बार रिपीट करना है, 2 बार आपको देखना है, समझ रही हो। हाँ, घर में आप अच्छे से नहीं कर रही हो मुझे लग रहा है। सुनो रे बच्चों, अब सुनो बालको। तो सर यहाँ पे मैंने आपको बताया, ये इसका ये हो गया। हाइड्रोजन एटम के लिए हमेशा क्या हो जाएगा सर, हाइड्रोजन एटम के लिए सर हमेशा क्या होगा, ग्राउंड स्टेट सर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, 1 होता है, इतना आप ध्यान रखें, ठीक है ना। आइए मैं आप लोगों को एक पिक्चर और बताता हूं। हाँ हाँ बिल्कुल सही बोला रवि किरण, आ गया आप बढ़िया से, ठीक ठीक ठीक। हाँ बामर सेकंड से स्टार्ट है ना। हाँ घर में 2 बार देखना है इस वीडियो को। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, अब बामर का फर्स्ट से मैंने आपको क्या बोला, बामर लाइन कहाँ पाई गई थी, सेकंड रीजन में मिली थी। अरे जब हाइड्रोजन का वो स्लिट बनाया था, फोटोग्राफिक स्लिट में आपने देखा था ना, बामर सेकंड रीजन में थी, पास्टन मैंने कहा थर्ड रीजन में मिली थी, ये आपका 5 फोर्थ रीजन में थी, ये 5 रीजन में थी। तो अब इस 5 रीजन का फर्स्ट से क्या मतलब हो सकता है, ये वहां थोड़े नहीं सर, ये फर्स्ट रीजन में थोड़ी नहीं मिली ये वाली लाइन, तो इसका उससे कोई रिलेशन ही नहीं है ना। समझ रहे हैं क्या, ध्यान रखना, इसका किसी फर्स्ट रीजन से कोई रिलेशन ही नहीं है। बहुत इजी है ये, बहुत इजी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, किसी उससे कोई मतलब ही नहीं है। अब सुनो एक बात और बताता हूं, देखो लाइमन सीरीज का मतलब फर्स्ट। अब एक नया पिक्चर एक बार, तो इन सारी लाइन के फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए, वेवलेंथ को निकालने के लिए, वेवलेंथ इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, वेवलेंथ इज इक्वल टू क्या होता है, मैं हम लोग ऐसे लिखते हैं वी बार। समझ रहे हैं क्या, वेव नंबर बोलते हैं हम लोग इसको, क्या बोलते हैं सर, वेव नंबर बोलते हैं, या हम लोग इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या बोलते हैं, सी अपॉन लैम्डा बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बोल देते हैं, 1 अपॉन लैम्डा। समझ रहे ना, ये आपको पहले से रिलेशन लिखाया है मैंने। अब सुनो सर, वेवलेंथ को हम लोग इसको ऐसे काउंट करते हैं या इसको ऐसे बता बच्चों। अब देखो सर जी, आप देखो इन सारी की सारी लाइन का देखो अलग अलग, मैंने क्या बोला था बच्चों, जो यहाँ पे ये लाइनें मिली थी ना सर,
इन लाइनों का मैंने आपको बोला था बच्चों, इन लाइन की जो वेवलेंथ थी ये अलग अलग वेवलेंथ थी। इन लाइन की जो वेवलेंथ थी सर ये अलग अलग वेवलेंथ थी। सर इनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग थी। तो इनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को निकालने के लिए एक फॉर्मूला हमें दिया था फॉर हाइड्रोजन एटम। समझ रहे हैं क्या? हाइड्रोजन एटम, या हम लोग ऐसे लिखते हैं, इनकी वेवलेंथ को निकालने के लिए सर कैसे लिया था? फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक एटम एंड H लाइक एटम। मैंने आपको बताया था बच्चों, जो ये लाइन निकली थी इनकी वेवलेंथ अलग अलग थी और सर इनकी फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग थी। मैंने यही बताया था ना आपको। तो इनके वेवलेंथ को निकालने के लिए 1/λ, 1/λ इज इक्वल टू, मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला दिया था R ऑफ H इंटू 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर इंटू Z स्क्वायर। N1 और N2 तो आपको पता लग गया। लाइमन सीरीज के लिए N1 क्या है और बामर सीरीज के लिए N2 क्या है? N2 ये वाला आएगा, पहली वाली, पहला वाला नंबर सब ये N2 है, समझ रहे हैं ना? और बामर के लिए क्या है, पास्टन के लिए क्या है, ये सब मैंने आपको बताया। RH क्या है बच्चों? RH हमारे पास बच्चों ये होता है रिडबर्ग कांस्टेंट। सर ये होता है आपका रिडबर्ग कांस्टेंट। इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। बच्चों इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है, जैसे आपने प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू याद रखी थी ना। ये एग्जाम में नहीं देगा, ये खुद आपको याद होना चाहिए, ध्यान रखना। कौन ज्वाइन हुआ है भाई ए नाम से? अपना नाम लिखो बच्चा। ए नाम से कोई ज्वाइन हुआ है तो जल्दी करो, मैं अदरवाइज ब्लॉक कर दूंगा। या कोई स्टूडेंट ही है तो कोई बात नहीं, स्टूडेंट तो चल जाए, कोई अनवांटेड बच्चे ना हो। पांडुरंग सिंधे चला गया क्या वो, या अभी भी है? गया सर। चला गया? हाँ सर। हाँ, ये ध्यान रखना, अगर कोई ऐसा बच्चा ज्वाइन होता है ना तो आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत। ठीक है ना सर? अब देखो बच्चों, ये वाली वैल्यू आपको याद रखनी है, 109677 सर ये रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है। ध्यान रखना, यहीं से IIT JEE और मेडिकल का क्वेश्चन बनता है। N1, और ये तो बता, जेड का मतलब होता है बच्चों, जेड का मतलब होता है, हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, जेड का मतलब होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो आपके किसके बराबर होता है सर? एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। किसके इक्विवेलेंट होगा सर? एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। तो अगर मैं आपसे हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू बोलूंगा तो आप समझ जाएंगे ना। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, देखो, अगर मैं आपको हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू बोलूंगा तो 1 बोलेंगे ना सर आप। हीलियम पॉजिटिव आयन, अब देखो हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 2 है ना, 2। तो हीलियम के लिए जो है क्या हो जाएगा, जेड की वैल्यू 2 हो जाएगा। लिथियम की बात करूंगा, लिथियम अगर मैं बोलूंगा यहाँ पे, लिथियम 2+ के लिए क्या बोलेंगे? 3 बोलेंगे, ठीक है ना। और सर अगर आप बेरिलियम के लिए बोलेंगे तो बेरिलियम के लिए आप कितना बोलेंगे सर? बेरिलियम के लिए कितना बोलेंगे सर? इसके एटॉमिक नंबर के बराबर हो जाएगा। इफेक्टिव एटॉमिक चार्ज का मतलब होता है उसका एटॉमिक नंबर, समझ रहे हैं ना? तो हाँ, तो ध्यान रखना, ऐसे आपको निकालना है, ये हो जाएगा ना। अब देखो सर, जेड हो जाएगा। दूसरा ये आपका लेमडा का मतलब क्या होता है बच्चों? लेमडा आप क्या बोलते हैं सर? वेवलेंथ बोलते हैं, है ना सर? लेमडा आप क्या बोलते हैं सर? वेवलेंथ बोलते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना सर? और हमेशा एक बात ध्यान रखिए, N1 इज लेस देन ऑलवेज होगा N2 से। कहने का मतलब है कि N2 की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है ना? तो चलो, ये आप घर में आप इसको कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है ना। रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू सर आपको याद रखना है, ठीक है ना। N1 और N2 मैंने कहा वही ट्रांजिशन है,
N1 और N2 आपका ट्रांजिशन ही तो बोलेंगे सर, ग्राउंड और उसके ऊपर वाला एनर्जी लेवल, है ना। तो N1 एंड N2 आप इसको खाली याद रखने के लिए इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन मतलब कौन से लेवल से कहां जाएगा, ये आपको ऐसे ही मैंने बताया, ठीक है ना। आप इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा, एक बात और, सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात देखो। अब सर एक बड़ी और इंपॉर्टेंट बात इधर देखो। देखो बच्चों, कभी कभी आपको क्या बोलता है, कभी कभी आपको एक बात बता देता हूं, इसमें एक क्वेश्चन आता है कि आप लोग जो है, एक टर्म मैं यहां पे लिख देता हूं, एक टर्म आता है बच्चों शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, ठीक है ना। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, लैम्डा का क्या मीनिंग होता है मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना। लैम्डा का क्या मतलब होता है, ठीक है ना। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होता है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब होता है कि N2 की वैल्यू हमेशा हमेशा आपको क्या रखना है, इनफाइनाइट रखना है। समझ रहे हैं, ये कब यूज होगा मैं बाद में बताऊंगा, ये बस खाली लिख लो आप, है ना। हाँ, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू मैंने लिखी हुई है, वो एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है ना, वो एक कांस्टेंट टर्म है। अच्छा, एक बात और, एक नई चीज इसमें मैं बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनो, सुनो बच्चों, एक नई चीज और मैं इसमें बता रहा हूं आपको, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। अब सुनो, ये जो फॉर्मूला मैंने अभी लिखा था ना आपको, ठीक है ना, वो आपको लिखना है अपनी कॉपी में, वो लिखना है, कोई टेंशन नहीं लेने का, ठीक है ना। अब सुनो सर, मैं आपको एक नई चीज इसमें और बता रहा हूँ, जो IIT JEE नीट का जो है कोर कंसेप्ट में आता है। एक नई बात और बता रहा हूँ, जो मेडिकल और JEE एग्जामिनेशन का बच्चों कोर कंसेप्ट में आता है, ठीक है ना। देखिए बच्चों, देखिए कोर कंसेप्ट में आएगा, ये देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये बची हुई है मेरे पास, देखिए क्या है सर। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हैं, जरा पहले इस पिक्चर को बहुत अच्छे से देखिए। देखो कभी कभी क्या होता है ना सर, कभी कभी क्या होता है, जरा ध्यान से आप यहाँ पे इस पिक्चर को बहुत ध्यान से देखिए। आप देख रहे हैं कुछ लाइनें हायर एनर्जी लेवल हैं, ये आपके हाई एनर्जी लेवल है, इसको अपनी कॉपी में बनाना है इस पिक्चर को। आपको मैंने कैसे वीडियो देखने को बोला है पता है ना आप लोगों को, वीडियो आपको चलाते रहना है और उसके बाद लिखना है, ताकि आपके माइंड में हिट करेगा और लैंग्वेज हर चीज आपको याद रहेगी, समझ रहे हैं ना। ध्यान रखना आपको कैसे घर में नोट्स बनाना है, वीडियो को ऑन करके किस तरीके से नोट्स बनाना है, वो मैंने आपको बताया है, ध्यान रखना। देखो बच्चों, ये हायर एनर्जी लेवल है, ये ग्राउंड स्टेट है। देखो आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्लू कलर की लाइन देख रहे हैं क्या, तो ये हाई एनर्जी लेवल से कहाँ आ रही है, फर्स्ट लेवल में गिर रही है, सबके सब कौन से लेवल में गिर रही है, फर्स्ट लेवल में गिर रही क्या। तो एक और नया कंसेप्ट है, जब भी कोई भी लाइन हाई एनर्जी लेवल से, ठीक है ना, हाई एनर्जी लेवल से इस लेवल में, पहले लेवल में गिरती है ना, तो ये कौन सी लाइन होती है, फर्स्ट लेवल में कौन सी लाइन आती है, लाइमन सीरीज आती या नहीं आती, बताओ आप मुझे। लाइमन, तो ये सारी ब्लू कलर की लाइन है, ये लाइमन है। अब देखो दूसरी लाइन देखो सर, दूसरी लाइन देखो हाई एनर्जी लेवल से, आप देख रहे हैं इधर हाई एनर्जी लेवल से, ये देखो एक रेड लाइन गिर रही है, एक ग्रीन लाइन गिर रही है, एक ब्लू गिर रही है, वॉयलेट। तो कौन से लेवल में आ रही है ये, आप मुझे बताओ बच्चों, कौन से लेवल में आ रही है, सब सर सेकंड रीजन में आ रही है। तो ये वाली लाइन जो है, ये बामर लाइन होगी या नहीं होगी, आप मुझे खुद से बताइए, है ना सर। अब ये भी आपको समझ में आ गया सर, ये बामर सीरीज हो गया। अब देखो बच्चों, इधर देखो, इस वाले लाइन में देखो, इस वाली सीरीज में
सर देखो कुछ लाइनें यहाँ पे देखो हाई एनर्जी लेवल से कहाँ पे आ रही है, तीसरे लेवल में आ रही है या नहीं आ रही है, तो सर ये पास्टन सीरीज होगी नहीं होगी, आप बताओ, खुद से देख के बताओ। बिल्कुल, तो ऐसे ही सर ऐसा होता है। अब देखो कभी कभी क्या होता है, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, सुनो सुनो सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आईआईटी जेईई और मेडिकल का कोर कंसेप्ट है। आपको एक क्वेश्चन क्या पूछेगा, बोलेगा इलेक्ट्रॉन कोई इलेक्ट्रॉन, ये आपका N2 लेवल है, सपोज ये N इजिकल टू 2 लेवल है, कोई इलेक्ट्रॉन जो है N इजिकल टू, कोई इलेक्ट्रॉन वो कहेगा कि N इक्वल टू 2 लेवल से 1 लेवल पे गिर रहा है, इसको बोलते हैं इमिट हो रहा है, वापस आने का मतलब इमिट हो रहा है, ठीक है ना, इमिशन इसको बोलते हैं, इमिट हो रहा है, वापस आने का मतलब इमिट हो रहा है। हाँ ये डायग्राम बनाना है, समझियो, डायग्राम बनाना है। देखो क्या बोलेगा, कोई इलेक्ट्रॉन N2 लेवल से इस लेवल में आ रहा है। अब ये तो जरूरी नहीं कि सर एक ही लाइन आए, हो सकता है यहाँ पे 10 लाइन आ जाए, हमें क्या कोई सपने हुए हैं क्या, नहीं हुए ना, हो सकता है 10 लाइन आ जाए, हो सकता है 5 लाइन आ जाए। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ लाइन होते हैं ना, इन सारी की सारी लाइन को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रल लाइन बोलते हैं। इस सारी की सारी लाइन को क्या बोलते हैं सर, इन सारी की सारी लाइन को बोला जाता है स्पेक्ट्रल लाइन बोला जाता है, ठीक है ना। तो बोलेगा कि अब आपको बोलेगा कोई इलेक्ट्रॉन N2 लेवल से N1 लेवल में ट्रांजिशन कर रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितनी आएंगे, हमें तो नहीं पता ना भाई, हमने तो डायग्राम में एक ही दिखा रखा है, लेकिन अब क्या हमें क्या कोई सपने हुए हैं क्या एक ही आएगा करके, भाई 10 भी आ सकती, 5। तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन को निकालने के लिए बच्चों आपको एक फॉर्मूला यूज करना है, वो मैं आपकी कॉपी में यहाँ पे आपको लिख के दे देता हूँ, समझ रहे ना। टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, सर यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन निकालने के लिए हमारे पास होता है N2 माइनस N1 और N2 माइनस N1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये एक फॉर्मूला होता है, समझ रहे हैं क्या। N2 का मतलब हाई एनर्जी वाला, N2 का मतलब, समझ रहे हैं ना सर, जो है तो सर N2 का मतलब क्या हो गया, हाई एनर्जी वाला, है ना, और N1 का मतलब क्या हो जाएगा सर, लो एनर्जी वाला, हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको ये एक फॉर्मूला याद रखना है सर, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन जिसको हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना फॉर्मूले को समझने में, आप लोगों को बोलो, है ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, वेरी गुड। सर ये याद रखना है, ये जो है ये क्वेश्चन नीट जेई में पूछा गया था बच्चों, ये सेम क्वेश्चन जो है बच्चों आप लोगों को नीट और जेई के एग्जामिनेशन में पूछा गया था, तो इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा रहा हूँ इसके बारे में, समझ रहे हैं ना। तो सर ये आपको पहले से एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके वेरी गुड बच्चों, चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो सर ये बहुत सारे कंसेप्ट, ये कोर कंसेप्ट मैंने आपको समझाया है, तो इसमें देखिए मैं आपको एक न्यूमेरिकल इसमें करवा देता हूँ, तो ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है, समझ रहे हैं ना सर, ये वाला फॉर्मूला भी सर आपको ध्यान रखना है, ये वाला फॉर्मूला भी सर आपको ध्यान रखना है, और ये सब चीजों को धीरे सारी चीजों को ध्यान रखना है, ठीक है ना, कितने स्पेक्ट्रल लाइन बनेंगे, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। आप देखो सर, आओ एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर, यहाँ पे पूछेगा कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम
when n is equal to थर्ड इन बामर फॉर्मूला। बामर फॉर्मूला मतलब बामर सीरीज की बात कर रहा है ना। n is equal to थर्ड इन बामर सीरीज। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक क्वेश्चन और पहले मैं आपको करवाता हूँ, 1 मिनट है। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक क्वेश्चन यहां पे मैं लिख देता हूं पहले। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ बामर लाइन इन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम में आपको ये कह रहा है सर इसका वेवलेंथ निकालना है, ठीक है ना। वेवलेंथ ऑफ बामर लाइन इन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो बामर लाइन के लिए सर आप जानते हैं n1 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। n2 की वैल्यू कितनी होती है सर, 2 होती है। सॉरी, n1 की वैल्यू 2 होती है और n2 3 होता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन 3 है। ये क्वेश्चन और ये n इजिकल टू 3 लिखा है ना उसने, तो वो आपके n2 लिखा हुआ है। ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। ये n2 है और ऑलरेडी n1 आपका कितना है, 2 है। बच्चों ये क्वेश्चन ऑलरेडी सेम ही है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा इसमें सॉरी, इसमें एक प्रॉब्लम और है। इसमें एक माइनर मिस्टेक है। इसमें एक माइनर मिस्टेक है। ये दोनों क्वेश्चन एक्चुअली सेम ही है, लेकिन सर एक माइनर मिस्टेक क्या है, एक माइनर प्रॉब्लम क्या है सर, उसको मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ बच्चों। देखिए सर, इसमें एक माइनर प्रॉब्लम ये है, सुनो 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 सुनो। वो कह रहा है अब जो आपका बामर सीरीज की लाइन है ना, वो थर्ड रीजन में है। मतलब वो कौन से रीजन में है, थर्ड में है, यहाँ पे है बोला है। तो ये ऊपर जाएगा तो सीधे फोर्थ में जाएगा ना। तो अब यहाँ पे इतनी मिस्टेक ये हुई है कि n1 इसका अब यहाँ पे वो कह रहा है थर्ड लो, और n2 कितना लो कह रहा है, n2 उसके ऊपर वाला हो जाएगा, ठीक उसके आगे वाला नंबर n2 हो जाएगा। ये इसमें समझना था, समझ रहे हैं ना। दोबारा समझा रहा हूँ, ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या लिखा है सर, उसने क्या कहा, इधर देखो। उसने ये कहा, दोबारा समझा रहा हूं मैं, बहुत आराम से देखिए। इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम व्हेन n इज इक्वल टू थर्ड इन बामर फॉर्मूला। बामर फॉर्मूला के लिए n की वैल्यू थर्ड कह रहा है। मतलब सर वो जो ग्राउंड लेवल है ना, होता कितना है, 2 होता है। होता कितना है, 2 होता है। समझ रहे हैं ना। लेकिन क्वेश्चन में कितना बोला वो, अब वो बोला थर्ड में है। तो बच्चों एक बात मुझे बताओ, जब थर्ड में है तो ऊपर वाला एनर्जी लेवल ऊपर यहाँ फोर्थ में जाएगा नहीं जाएगा, बोलो। फोर्थ में जाएगा। तो n1 आपका कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा n1 इजिकल टू कितना हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। और n2 कितना हो जाएगा सर, 4 हो जाएगा। वो खुद कह रहा है इसमें। नहीं, अगर वो नहीं दिया रहता ना, तो सर अगर वो नहीं देता तो आपको यही मानना था। तो ये n2 और ये n3 हो गया बच्चों। तो सर वेवलेंथ कैसे निकालते हैं, 1/लैम्डा इजिकल टू क्या फॉर्मूला है, r ऑफ h इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। बच्चों जेड हाइड्रोजन एटम है ना, तो जेड हाइड्रोजन एटम के लिए कितना होता है सर, 1 होता है ना। तो 1/लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r ऑफ h 109677 इंटू 1/n1 स्क्वायर का मतलब 2 स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा सर, 3 स्क्वायर हो जाएगा। तो सर ये क्या होगा, 109677। तो सर ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1 कितना हो जाएगा सर, 9 हो जाएगा सर, है ना सर।
अब देखो बच्चों इसको कैसे करेंगे सर जी सॉल्व। 1/λ इज इक्वल टू 109677 इंटू ये इधर चला जाएगा तो 9 माइनस कितना होगा 4 डिवाइडेड बाय कितना हम करेंगे इसको 36 करेंगे। इसको मैं शॉर्ट में भी कर सकता था लेकिन बहुत सारे बच्चों को जो है दिक्कत ना हो इसलिए, तो 1/λ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 109677 इंटू क्या हो जाएगा इंटू 5/36। तो बच्चों लैम्डा ये तो 1/λ, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी 36 डिवाइडेड बाई 109677 इंटू 5। ऐसे आएगी नहीं आएगी बोलो रे बच्चों, लैम्डा इतना आएगा नहीं आएगा। अब आप इसको घर में कैलकुलेटर से बढ़िया से सॉल्व कर लेना, समझ रहे हैं ना सर। आप इसको बढ़िया से अपने घर में, है ना सर, आप इसको बढ़िया से अपने घर में सॉल्व कर लेना बच्चों, कोई भी टेंशन आपको नहीं होगी इसमें। ओके वेरी गुड वेरी गुड। तो सर इसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को भी बच्चों आप सॉल्व कर लीजिएगा, समझ रहे हैं ना। ऊपर वाला भी आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। इधर देखो आप, एक क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, ये घर में आपको सॉल्व करना है, मैं आप लोगों को बस इसका मीनिंग समझा। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्टेन इन स्पेक्ट्रम ऑफ, जरा ध्यान से देखो है, जरा ध्यान से देखो है, ध्यान से देखो बच्चों इधर, लिथियम 2 पॉजिटिव आयन व्हेन ट्रांजिशन टेक्स प्लेस, ट्रांजिशन का मतलब N1 और N2 बिटवीन टू लेवल हुज सम इज 4 और डिफरेंस इज 2। मतलब वो कह रहा है कि आपको लिथियम 2 पॉजिटिव के लिए वेवलेंथ निकालना है, इसके लिए क्या निकालना है लैम्डा निकालना है। और आप जानते हैं सर लिथियम के लिए इसका जेड कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, जेड लेम्डा निकालना है सर। वो कह रहा है ट्रांजिशन दो लेवल के बीच का ट्रांजिशन N1 प्लस N2, N1 और N2 का सम कितना हो रहा है बोला 4 हो रहा है बोल रहा है ना। मतलब जिस वो ट्रांजिशन और इनका डिफरेंस N1 माइनस N2 कितना आ रहा बोला है 2 आ रहा है, ऐसा कुछ ट्रांजिशन देखो बोला है कि सर ऐसा कुछ। आप मुझे बताओ मैं N1 क्या लूं कि N1 क्या लूं और N2 क्या लूं जिनको ऐड करने के बाद 4 हो जाए। तो सर मैं हुज सम बोला है ना, हुज सम क्या बोला है जिनको ऐड करने के बाद 4 हो जाए और जिनको माइनस करने के बाद 2 आ जाए, क्या लूं। तो आप मुझे बताओ N1 अगर मैं 1 लेता हूं, N1 कम लेना पड़ेगा ना, और N2 3 लेता हूं, तो आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 4 आएगा नहीं आएगा, और इन दोनों को माइनस करोगे तो क्या आएगा 2 आएगा नहीं आएगा, बताओ। अरे बोलो हाँ या ना। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बच्चों, है ना, वेरी गुड वेरी गुड। तो सर इसको भी आप अपने घर में आराम से सॉल्व कर सकते है ना, वेरी गुड बच्चों। तो सर इसको बस अब आप N1 और N2 की वैल्यू पता लग गई है ना, कोई डाउट तो नहीं आ रहा है ना बेटा किसी को। बस अब आप इसको अपने घर में सॉल्व कर लेना, तो वही 1/λ वाला फॉर्मूला यूज करना है ना, इसमें बस N1 N2 खुद दिया हुआ है। वेरी गुड, IIT जेई में आए गए हैं ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो। और एक ये भी कर लेना, एक इसको भी अपने घर में करना। कैसे करोगे, थोड़ा 2-4 न्यूमेरिकल तो करो श्रेया, 2-4 न्यूमेरिकल तो घर में करोगी तभी तो होगा, नहीं तो कहां से आएगा बताओ, थोड़ा एक दो तो करो। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम अंडरगोस ट्रांजिशन फ्रॉम एन एनर्जी लेवल n इज इक्वल टू 4 टू n इज इक्वल टू 2। ये भी कर सकते हैं ना। ये N2 मैंने कहा था ग्रेटर देन होगा N1 से, तो N1 की वैल्यू 2 है और N2 की वैल्यू कितनी है सर 4 है। बस वेवलेंथ निकाल लोगे आप,
1/λ इज इक्वल टू R ऑफ H वाले फॉर्मूले से हाइड्रोजन एटम का ही कर लोगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसको भी करना, ठीक है ना। तो बच्चों इतना ही आप लोगों के लिए काफी है, ठीक है ना, कुछ भी इसमें नहीं है सर। ये बहुत आसान सा कंसेप्ट था, ध्यान रखिए सारे के सारे बच्चे जो है, फिर बाकी मैं इसमें कल कराऊंगा, सारे के सारे बच्चे जो है सर इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करें, न्यूमेरिकल पे ज्यादा से ज्यादा कमांड बनाएं, क्योंकि कुछ बहुत कम बच्चों की प्रैक्टिस नहीं है सही से, नोट्स को बहुत